नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के बारे में। दरअसल ये कोई कामकाज को लेकर ऐसा कुछ चेक पोस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं जिस पर सरकार या संगठन को हम चेक करें, लेकिन इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि संगठन कार्यकर्ताओं की पीड़ा को कैसे समझता है और उसके निदान के क्या उपाय करता है। संगठन का आदमी जब सरकार में पहुंचता है तो फिर वो पूरे प्रदेश का हो जाता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने एक ऐसी व्यवस्था दोबारा लागू की है जो कभी 2005 में लागू थी कि सरकार बनने पर एक मंत्री हर हफ्ते बीजेपी के राज्य कार्यालय पहुंचेगा और वहां कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा। ये व्यवस्था दोबारा शुरू हुई है हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के बाद, जबकि इसके पहले 2005 में जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी, बाद में बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने और संगठन महामंत्री होते थे उस समय कप्तान सिंह सोलंकी, उस समय ये व्यवस्था लागू हुई थी और बाकायदा इसके लिए पूरी टीम थी। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि संगठन ने मंत्री के साथ सुनवाई में प्रदेश पदाधिकारी को भी जोड़ा है। इसका मतलब कि अब मंत्री और कार्यकर्ता के बीच में कड़ी का काम करेंगे प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी। आम भाषा में कह सकते हैं कि वो एक तरह से वकील की भूमिका निभाएंगे। कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई बात हो जिसे मंत्री ना कर पाए, लेकिन उसमें बताने काम करने का रास्ता सुझाएंगे पदाधिकारी। कार्यकर्ता की पीड़ा को विस्तार से बताने का काम करेंगे प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी। तो कह सकते हैं कि नाराजगी को कम करने, पीड़ा को भी कम करने का काम संगठन और सरकार ने शुरू किया। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद स्टूडियो में हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ दो साथी, एक तो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी और मध्य प्रदेश के पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। तो चर्चा में कुल 4 साथी रहेंगे, मुझे मिलाकर 5। तो कह सकते हैं कि पंचारिष्ट है, पंच परमेश्वर है, 5 लोग हैं। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ कि भाजपा ने जो काम किया है संगठन ने वो कार्यकर्ता उन्मुखी किया है, क्योंकि सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा अपेक्षित कार्यकर्ता होता है। क्योंकि जब पार्टी कोई भी सरकार में आती है और उसी पार्टी के विधायक जब मंत्री बन जाते हैं तो वो अफसरों की ज़्यादा सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की कम सुनते हैं। कल तक जो कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है, सरकार बनते से उसके बीच में अफसरों की एक ऐसी दीवार आती है जो दूरी बढ़ाती है। आपकी राय? हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में जो मध्य प्रदेश भाजपा बनी है उसने जो व्यवस्था की है कि हर हफ्ते एक मंत्री आएंगे, कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अब इस काम में जुड़े हैं प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी भी, क्योंकि कई बार मंत्री कार्यकर्ताओं की बात को गैर कानूनी मानकर, अव्यवहारिक मानकर उसे खारिज करते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की बात को दबाव देकर मनाने का काम, समझाकर मनाने का काम शायद पदाधिकारी करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपकी राय? जी राघवन जी, भाजपा लगातार प्रदेश में और देश में सरकार में है, इसलिए कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षाएं बड़ी हैं, नेताओं की बड़ी। नेताओं को तो टिकट मिल जाते हैं, विधायक मंत्री सांसद बन जाते, पदाधिकारी बन जाते, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ जाए? विभिन्न समितियों का अभी तक गठन नहीं हो पाया। लेकिन जब से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने इस नब्ज को टटोला कि कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट किया जाए, उनकी कैसे पूछ परख बढ़े। क्योंकि देव दुर्लभ कार्यकर्ता तो भाजपा का प्रत्येक नेता ऐसा कहता है कार्यकर्ता बैठकों में, लेकिन उस देव दुर्लभ को कोई काम दुर्लभ ना हो, इसलिए एक व्यवस्था की। पहले उन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कि आप कार्यालय में 2 घंटे बैठिए, एक एक मंत्री बैठा, समस्याएं सुनी। अब उस दौरान ऐसा हुआ कि कुछ कार्यकर्ताओं ने संगठन संबंधी समस्या बताई, और कुछ ये भी होता है जैसे भिंड मुरैना का मंत्री है और वो उधर बालाघाट तरफ का कार्यकर्ता है। स्वाभाविक है एक मंत्री पूरे कार्यकर्ताओं को अच्छे से नहीं पहचान पाता, लेकिन जो लोग संगठन में काम करते हैं उनको कार्यकर्ताओं का ज्ञान रहता है, कौन कार्यकर्ता किस क्षेत्र का है, क्या काम करता है, कैसी कार्यशैली है। तो उसकी बात को वजन देने और संगठन की भी बात सुनवाई हो, और एक तरह से वकील का काम करेंगे संगठन पदाधिकारी, जिससे मंत्रियों को वो जो भी समस्याएं बताई जाए उसका निराकरण हो। और मैं समझता हूं कि ये प्रयोग बड़ा यदि सफल हो गया तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा। लेकिन दुबे जी, इसमें एक समस्या आएगी जिसकी हम
जब ये बातचीत चलेगी तो मैं बीच में चर्चा करूंगा कि इसमें अधिकारियों को दिक्कत होगी, क्योंकि मंत्री तो पहले कार्यकर्ता फिर मंत्री है, वो कार्यकर्ताओं की दिक्कत को समझेगा, लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं वो हमेशा सरकार में रहते हैं। वो नहीं चाहते कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का सीधा समाधान हो जाए। वो जो सेवा शुल्क होता है, जो एक तरह से वो चाहते हैं कि आम आदमी उनकी थोड़ी सी चिरौरी करे, उनकी खुशामद करे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये व्यवस्था प्रदेश स्तर से लेकर अभी तक ये प्रदेश स्तर पर लागू है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में, संभवतः इसको जिला स्तर पर भी लागू करने की बात की जा रही है। अगर ये जिले स्तर पर लागू हो गई कि जिले में भी मंत्री जब जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे और वो कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेंगे एक निश्चित समय निकालकर, तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता भोपाल नहीं आ सकता वो अपने ज़िले में मंत्री के आने की प्रतीक्षा करेगा और फिर मंत्री से वो बात करके अपनी समस्या, चाहे वो तहसील की हो, चाहे कलेक्ट्रेट की हो, चाहे थाने की हो, वो बताकर सुलझाने का काम करेगा। मुझे लगता है कि इसमें प्रभारी मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और बाद में दौरे करने वालों की तो हो ही सकती है। मेरे साथ जुड़ गए हैं गांव देहात से लेकर जियो पॉलिटिक्स में दखल रखने वाले रमेश सिंह जी भी। रमेश जी, आपकी इसमें क्या राय है? राघवेंद्र जी, कार्यकर्ता एक अवैतनिक कर्मचारी की तरह होता। अगर मैं देहात की भाषा में उसे कहूँ तो वो बेचारा गधा माल होता। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता की मेहनत को पहचान दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान करता है, काम करता है, ये पार्टी की सेहत के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ठगा जाता। सत्ता में जब कोई पार्टी आती है तो जो बड़े नेता होते हैं वो तो सत्ता की मलाई खाते, मतलब उनको किसी की कमी नहीं रहती। लेकिन कार्यकर्ता मलाई खाने जैसे शब्द पर आप संकोच मत करिए। सच बात है कि वो मलाई भी खाते हैं और रसमलाई भी खाते हैं। जी जी जी। और जो कार्यकर्ता होता है उसकी किस्मत में हमेशा दरी उठाना और सफाई करने लिखा होता है। बड़े नेता सत्ता की मलाई तो खा लेते हैं, लेकिन जब वो फिर जब इस स्थिति में आते हैं कि चुनाव में जब जाते हैं तो जो कार्यकर्ता होता है वो ग्राउंड लेवल का हीरो होता है किसी भी पार्टी का। और फिर वो जब चुनाव आते हैं तब वो पूरी कसर निकालते हैं। तो ये अगर ये प्रयास बीजेपी कर रही है तो ये सिर्फ राज्य के स्तर पे तो अच्छी बात है, लेकिन इसे जो पार्टी का जो प्रभारी मंत्री होता है जिले का, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रभारी मंत्री हफ्ते में एक बार मतलब ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे जाए, क्योंकि हर कार्यकर्ता गांव के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते वो जिला स्तर पे बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, राज्य स्तर की तो बात छोड़ो। तो वो अगर इसको कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है, उनमें करंट डालना है, तो सबसे जरूरी चीज है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर इस नीति का क्रियान्वयन हो, तो ये इसका बहुत फायदा होगा। कार्यकर्ताओं की समस्या का अगर समाधान नहीं होता ना राघवन जी, तो इसका चुनाव में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है पार्टी को, क्योंकि ग्राउंड नेता कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना ले, लेकिन ग्राउंड पे जितना भी जो वोट को निकालना है, वोट को डलवाना है, कार्यकर्ता तो इतना तक करता है बेचारा, बिना वेतन के, बिना उसके कि नेताओं के निठल्लेपन, निकम्मेपन, भ्रष्टाचार, हर चीज की ढाल बन के वो, और पार्टी का प्रवक्ता और बन के और आम आदमी के सामने वो पार्टी के और नेताओं की वकालत करता है, इतनी मेहनत करता है। तो उसका अगर इतना ये नहीं हुआ तो फिर वो धीरे धीरे वो पार्टी डूब जाती। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल वो कार्यकर्ता तो सरकार के हर अच्छे बुरे काम की वकालत ही करता है कि मंत्री से कोई चूक हुई तो वजह यह है, सरकार ने कोई चूक कर दी तो उसकी वजह यह है। और वो पंचायत का जो कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर का, वो पार्लियामेंट तक के नेताओं की गलतियों को ढांकने की कोशिश करता है। मोदी जी क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी भी वकालत करता है। वो माने सर्वज्ञानी रहता है वो पंचायत तक का कार्यकर्ता। और जब उसके अपने काम आते हैं या उनके अपने कार्यकर्ताओं के जब काम होते हैं और वो जब नहीं होते हैं, अधिकारियों द्वारा नहीं किए जाते और मंत्री विधायक के पास जाने पर भी नहीं होते, तब वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। तो यही सबसे खास बात है। मुझे लगता है कि ये जो हेमंत खंडेलवाली ने कामकाज शुरू किया है, ये अगर लंबा चला तो फिर बहुत सारी दिक्कतें कार्यकर्ता की दूर होगी और अधिकारी भी अपने आप को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मर्यादित रखेंगे। मेरे साथ फोन पर जुड़े हैं गौरव जी। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ राघवेंद्र जी, नमस्कार। क्या आपका कहना है, ये जो परंपरा नहीं है, पहले भी 2004-05 में हो चुकी है, मंत्री
भाजपा कार्यालय बैठते थे, बाकायदा पार्टी की तरफ से एक टीम बनी हुई थी। अरविंद भदौरिया उसको लीड करा करते थे। संगठन महामंत्री कप्तान सिंह सोलंकी थे। उमा जी के ज़माने से लेकर वो बाबूलाल गौर जी तक चली और कभी थोड़े दिन तक शिवराज जी तक भी वो चली, जब वो शिवराज जी सीएम हो गए। फिर वो बाद में मुझे लगता है कि चल नहीं पाई। आपका क्या सोचना है, जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें प्रदेश पदाधिकारी का जोड़ना और इस मंत्री वाली व्यवस्था को जिले स्तर पर ले जाने की जो बात है, उससे कितना लाभ होगा, अधिकारी कितने मर्यादित नियंत्रित होंगे और कितनी घूसखोरी या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? चाहे सत्ता संगठन पर या संगठन सत्ता पर काबिज होना चाहता हो, यह प्रयोग मध्य प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के ठप होने का संकेत है। और ये इसलिए है कि प्रशासनिक तौर पर सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था है, जन सुनवाई जैसी व्यवस्था है, प्रभारी मंत्री विधायक के पास लोग जा सकते हैं, अपने काम करा सकते हैं। जब उनकी नहीं सुनी जाती है तो एक कारण साफ साफ नजर आ रहा है, और जो शिकायतें सरकार के पास दर्ज हो रही हैं, उन शिकायतों पर भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक कार्य प्रणाली रही है, राघवेंद्र जी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक कार्यालय मंत्री एक बिठाया जाता है और कार्यालय मंत्री संबंधित कार्य के लिए संबंधित मंत्री, विधायक या अधिकारी को पत्र लिखकर पहुंचाता है। उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहे हैं तो इस व्यवस्था को लागू करने से कितने काम हो पाएंगे। एक उदाहरण और दे रहा हूं राघवेंद्र जी, कि जनदर्शन यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाली थी और जनदर्शन यात्रा में उन्होंने आवेदनों जो एकत्रित किए थे, उन आवेदनों की संख्या 2 ट्रक के बराबर पाई गई थी जी। आप यकीन नहीं करेंगे, उन आवेदनों की संख्या कम तो नहीं हुई। आज अगर हम इस तरीके की यात्रा निकालें या खुले मंच के साथ मुख्यमंत्री या भाजपा संगठन अगर ये घोषणा कर दे कि हम आम आदमी की समस्या के आवेदन लेना चाहते हैं, तो कम से कम 10-12 ट्रक भर जाएंगे। न जन सुनवाई में प्रॉपर तरीके से कोई काम हो रहा है और ना सीएम हेल्पलाइन में काम हो रहा है। आगर जिले में तो एक व्यक्ति ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जन सुनवाई जैसी प्रथा को बंद करने की मांग कर डाली है। तो ये ढकोसला है। सिस्टम आपको खुद मजबूत बनाना पड़ेगा, ऊपर से बनाना पड़ेगा। मुख्य सचिव बैठे हैं, प्रमुख सचिव बैठे हैं, आखिर क्यों कार्रवाइयां नहीं होती हैं पत्र पर? राज्यपाल के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं। उन पत्रों की हालात क्या है, आप वल्लभ भवन में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा राघवेंद्र जी। ये ढकोसला है, इस ढकोसले को बंद करना चाहिए और आम आदमी को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है उस दिशा में काम करना चाहिए शासन और प्रशासन को। कई बार गौरव जी ढकोसले जरूरी होते हैं। जैसे कोई मरीज जब मरणासन हो जाता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं आप चिंता मत करिए, मैं आपको बचा लूंगा, दवा दे रहा हूं। तो सियासत में तो ये बहुत चलता है। एक और कहावत है कि जब कोई घोड़े या गधे या खच्चर को पहाड़ी पर चढ़ाते तो उसके आगे एक लकड़ी में गाजर या मूली टांग देते हैं, फिर वो उसको देख के चढ़ता जाता है। तो कार्यकर्ता भी विचार उसी तरह से पार्टियां करती। लेकिन हमें लगता है कि जितने दिन भी ये व्यवस्था सकारात्मक चले, सफलतापूर्वक चले, उतने दिन ही जितनों का भला हो सकता है वो भला हो जाए। बाकी आपने जो व्यवस्था की बात की कि 2 ट्रक शिवराज जी के ज़माने में आवेदन आए थे, लेकिन मैं उसके आगे की बात बताऊं कि इस तरह के आवेदनों का हश्र क्या होता है। कई बार हमने देखा कि वो आवेदन रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और कुछ होता नहीं है। कुछ आवेदन सैंपल के तौर पर निकाल कर उस गट्ठे में से उनका निराकरण होता है और बाकी को फेंक दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही डरावने सपने की तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आखिर लोकतंत्र में कहीं तो राहत की सांस आम जनता और आम कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। पहले एक ज़माना था जब वल्लभ भवन में चीफ सेक्रेटरी खुद या उनके द्वारा डेप्यूट वरिष्ठ IAS अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनते थे 10:30 से 11, 10:30 से 11:30 के बीच में। मुझे याद है जब KS शर्मा चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उन्होंने तैनात किया था और वो शिकायतें सुनते थे वल्लभ भवन में जो लोग प्रदेश भर के आते थे। मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था जितने दिन भी चले, सफलता हो असफलता हो, लेकिन चलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के बीच में उम्मीद को जगाए रखता है। मैं लौटूंगा आपके पास। नागेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, दिल्ली में इस तरह से भी कोई काम होते हैं या सिर्फ मध्य प्रदेश में ये नवाचार चल रहा है? नहीं राघवेंद्र जी, इस तरह के तो नहीं, लेकिन कुछ अलग तरीके से सरकारें, राज्य सरकारें वो कुछ ना कुछ कोशिशें करती हैं जन सुनवाई की, आम जनता की समस्याओं को सुनने की, और
पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुनने की। जी देखिए, ये सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं और सत्तासीन नेताओं के बीच का संवाद नहीं है। परिवार से भी आप इसका आकलन कीजिए कि परिवार कौन सा एक रहता है। जिस परिवार का मुखिया अपने परिवार के सभी लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, उन पे अमल कितना करता है, उन पे बातों पे क्रियान्वयन कितना होता है, वो एक अलग तरह की बात है। इसी तरह ये किसी भी जो सत्तासीन दल है उसके ऊपर ये भी चीज लागू होती है। देखिए, चाहे कितना ही जमाना बदल जाए, चाहे कितने ही आजकल चुनाव पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की वजह से लड़ाए जाए, पीआर एजेंसी हायर की जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाए, लेकिन किसी भी पार्टी की असल ताकत तो उसका वो कार्यकर्ता ही होता है ना, जो बूथ पे खड़ा होता है। यही उसकी असल पूंजी है। और बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव, आज भी कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बना है। चुनाव जीतने के लिए आपको बूथ दर बूथ जीतना पड़ता है। और बूथ दर बूथ कौन जिताता है? बूथ दर बूथ जिताता है उसका निष्ठावान कार्यकर्ता, जो अपना तन मन धन सब कुछ लगा के ही करता है। जी बात ये नहीं है कि कार्यकर्ता की बात सुन के कितना उसको हल किया जाएगा। जो कानून सम्मत होगा, जो न्याय सम्मत होगा, जो संभव होगा, सिर्फ वही चीज की सुनवाई उसकी की जाएगी और उसी का हल निकाला जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता की बात सुनने से कम कार्यकर्ता को ये संतोष हो जाता है कि मेरी बात सुनी गई। अगर उसे ये भी बता दिया जाता है कि ये जायज नहीं है, इसका संभव नहीं है, तो भी मन मसोसता है जरूर कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता को संतुष्टि रहती है। जब इन बातों को नहीं सुना जाता तो आप ये समझ के चाहिए कि ये एक सत्ता के बीच में और संगठन के बीच में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है, जो 5 साल बाद जब चुनाव होता है तब उसका हिसाब किताब हो जाता है। हरियाणा में इस तरह की बातें होती है। जब हरियाणा में नहीं सुनी जाती तो यहाँ की भाषा थोड़ी खड़ी भाषा है, तो ये कहा जाता है कि भाई फलाने मंत्री के तो गर्दन में सरिया डल गया है, इस सरिये को 5 साल बाद चुनाव आने दो, जब सरिया तभी निकालेंगे या इसके कड़ के तले की मट्टी को तभी काटेंगे। ये इस तरह की बात है। हाँ, ये जरूर है। देखिए, क्या होता क्या है कि एक विधानसभा का विधायक है, वो करीब 1.5-2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और हमारे लोकतंत्र की इस व्यवस्था को कह दीजिए, चाहे ये कह दीजिए किसी भी तरीके से, कि इतने लोगों की सुनवाई और इतने लोगों का हल और निराकरण तत्कालीन व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन बातें सुनी जाती तो कम से कम ये भी हमें भरोसा बना रहता है कि सत्ता निरंकुश नहीं है। सत्ता के कान बंद नहीं है, सुनी जा रही है आपकी बातें। बिल्कुल ये तो इसका पॉजिटिव है। कितना उसका असर होता है ये धीरे धीरे देखने लायक आगे बात है। लोकतंत्र में यही एक आम जनता की उम्मीद होती कि वो अफसरों के चैम्बर पर नहीं घुस पाता तो उनके बीच से निकले हुए विधायक मंत्रियों के पास तो वो जा सकता है। लेकिन जब विधायक मंत्री बनते तो कुछ सालों के बाद वो भी अफसरों की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हेमंत खंडेलवाल की मध्य प्रदेश भाजपा ने जो काम शुरू किया है, देवदत्त जी, ये सहयोग सेल, इसमें मैं बिल्कुल दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी बात 90% सही होगी और इसका समर्थन गौरव जी भी करेंगे कि कोई मंत्री नहीं चाहता कि इस तरह की व्यवस्था संगठन के कार्यालय में लागू हो। क्योंकि एक तो उनके जो अधिकारी हैं विभाग के, उनकी दुकानें बंद हो जाती है इस व्यवस्था से। दूसरा, वो जो कमाई करते हैं उस कमाई में कटौती हो जाती है। तो हर कोई मंत्री ये चाहता है कि वो इस तरह की व्यवस्था को कंडेम करता है कि ये कोई उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, और कोशिश करते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा ना हो, ताकि उनके बैठने का प्रचार अगर पॉजिटिव हो गया तो वहाँ भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले तो मंत्री ही इसको पसंद नहीं करते, संगठन के दबाव में ये व्यवस्था शुरू हुई है। लेकिन एक भी ऐसा मंत्री नहीं होगा जो ये चाहेगा कि ये व्यवस्था लागू हो, क्योंकि उन सबको पता है कि सेवा शुल्क अधिकारियों का इससे कम होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर इससे प्राण लौट आते हैं। उनको मालूम है कि अगर हम वहाँ गए और काम हो गया तो फिर वो सीना ठोक के बोलता है कि पार्टी कार्यालय में इतनी ताकत है कि वो मंत्रियों को दफ्तर में बुलाते और हमारे काम करवाते हैं। आपकी राय? बिल्कुल, यदि मंत्रियों ने अपने बंगलों और ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिलना और उनकी शिकायत यदि शुरू कर दिया होता, सुनते होते, तो शायद प्रदेश अध्यक्ष को ये व्यवस्था लागू नहीं करनी पड़ी होती। जब बंगले सुनसान दिखने लगे, कार्यकर्ताओं ने आना बंद कर दिया और कार्यकर्ताओं की शिकायतें जब प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची, तब उन्होंने ये व्यवस्था लागू की। तो कोई मंत्री क्यों चाहेगा कि, एक तो उनके पास समय की इतनी कमी रहती है इन लोगों के पास, जब देखो जब व्यस्त हैं कार्यकर्ता तो छोड़ो, कई बार बड़े बड़े नेता भी लौट आते। लेकिन मंत्रियों के पास समय की कमी है, और जब मंत्री नहीं होते तो उस पर समय होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर वो समय की कमी को कार्यकर्ताओं में खर्च करेंगे तो उनकी पार्टी का भी आधार बढ़ेगा और उनका भी, उनकी छवि और उनका भी जनाधार बढ़ेगा। नहीं, वो कार्यकर्ताओं के लिए समय की कमी बताते हैं, बाकी जो डीलिंग वाले आएंगे, सप्लाई वाले आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनके साथ बैठ के चाय नाश्ता और गप्प करते रहेंगे। वो ठीक वैसे ही है जैसे कि अस्पताल में कोई डॉक्टर बैठा हुआ तो
मरीज के लिए उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन कोई एमआर आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास बड़ा वक्त होता है, क्योंकि वो उनको मुफ्त की दवाएं देता है, कमीशन मिलता है और उनको यात्राएं भी मिलती है उससे। बिल्कुल जी। तो यदि मंत्रियों ने शिद्दत से काम किया होता तो यह व्यवस्था लागू करने की जरूरत नहीं थी। इतने बड़े बड़े बंगले सरकार ने दिए थे, ऑफिस इतने आलीशान हैं कि वहाँ कार्यकर्ता को बिठाते सुनते समस्याएं। अब लेकिन जब संगठन का एक तरह से चाबुक चला है तो उनको तो आना ही पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है कि वो कितना काम करते नहीं करते ये तो अब भविष्य बताएगा, लेकिन एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान तो हुआ कि वो किसी को रिश्तेदार को लेके जा रहा तो वहाँ मंत्री उनको मिल रहा है, वो उसकी समस्या सुन रहा है और आश्वासन भी देगा कि हाँ आपका काम हो जाएगा। लेकिन देवदत्त जी, ये तभी सफल होगा जब मंत्री की मंशा होगी। अगर मंत्री चाहेंगे कि प्रदेश कार्यालय में आने वाली शिकायतों का मैं 70-80% निराकरण कर दूं, तो ये योजना सफल होगी। लेकिन मंत्री चाहेंगे तब, हेमंत खंडेलवाल जी ने चाहा तो व्यवस्था शुरू हुई है, लेकिन मंत्री चाहेंगे तो ये सफल होगी, नहीं तो ये भी फिर ढाक के 3 पात वाली स्थिति बनेगी। रमेश सिंह जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। राघवेंद्र जी, मेरा इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि चाहे कार्यकर्ताओं का पार्टी के साथ जो संबंध है वो हो या आम आदमी का सरकार के कर्मचारी अधिकारियों से काम हो, इसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। जैसे हमने यूपीआई ऐप बनाया है, आज मतलब आपको नगद जेब में रखने की जरूरत नहीं है, यूपीआई मोबाइल है, आप यूपीआई कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे सर्टिफिकेट इशू करते थे, तो ऐसे एक ऐप हो दोनों कई स्तरों पर, और उसमें रेटिंग हो, और वो रेटिंग के आधार, वो रेटिंग ही किसी नेता की या किसी विधायक या सांसद या मंत्री की रेटिंग तय करेगी, जिसके आधार पर उसको उसका अगला टिकट तय होगा। ऐसे अधिकारियों के मामले में भी उनकी जो सेवा करते हैं, सेवा है, वो भी रेटिंग के आधार पर हो, ऑनलाइन हो, लोग सब देख सकें और उससे ये सवाल कर सकें कि ये शिकायत अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और पता नहीं क्यों इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता। एक बहुत अच्छा फीडबैक और इस पर काम होना चाहिए। रमेश जी, ये आपका करोड़ रुपए का सुझाव है, मैं लाख रुपए का सुझाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे फिर वही बात है कि इससे मंत्रियों की भी दुकानें बंद होगी और अफसरों की भी होगी। अगर ये लागू हो जाता है, अगर ये लागू होता है, इसमें कोई शक नहीं कि कार्यकर्ताओं और आम जनता की शिकायतें दूर होगी और टेक्नोलॉजी का पब्लिक वेलफेयर में इस्तेमाल होगा। लेकिन ये मैं एक छोटी सी एक किस्सा सुनाऊं, 2-3 वाक्यों का है। भोपाल में एक झुग्गी में आग लगती है, अकेली एक महिला रहती, विधवा, झुग्गी पूरी उसकी जल जाती है, आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं, पटवारी तहसीलदार आते हैं, उसका पंचनामा बनता है और कितना नुकसान हुआ इस पर बात होती है। पार्षद भी वहाँ पहुँचते हैं। 2-1.5 महीने के बाद उसे 5,000 रुपये की राशि मिलती है, सहायता राशि। अब बताइए, 1.5-2 लाख का तो सामान उसका जल ही गया होगा झुग्गी में, क्योंकि कितना भी सस्ता हो, टीवी जल गया और चीज़ें जल गई, गैस चूल्हा जल गया, और मदद मिली उसको सिर्फ 5,000 रुपये की। जब यहाँ ये दिक्कत आती है तब लगता है कि सरकार तो संवेदनशील है लेकिन प्रशासन संवेदनहीन है, और इसीलिए तभी जरूरत पड़ती है कि वो विधवा महिला किसी मंत्री विधायक के पास जाए और वहां से उसकी मदद हो। ये हम इस लाइन पर बात करना चाहते हैं। गौरव जी, आपकी कोई टिप्पणी है इस पर? राघवेंद्र जी, एक जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि अगर एक प्रॉपर सिस्टम बना रहेगा, आवेदन करके अगर कोई व्यक्ति अपना ट्रांसफर भी कराना चाहता है, वो आवेदन करे सरकार के पास, सरकार उसको सहानुभूति पूर्वक, संवेदना पूर्वक और जो नियम कानून में है उसके तहत काम करे, तो इस तरीके के आपको कार्यक्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। लेकिन सिस्टम इतना सड़गल गया है कि आपको ये कुछ ना कुछ टोटके करने पड़ेंगे। इसमें हम नहीं कहते कि 100 में से 80 लोगों के भी काम होंगे, अगर 100 में से 25 के भी काम हो गए तो हम ये मानेंगे कि इसमें कुछ तो फायदा मिला। जैसे कहते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। इस पूरे सिस्टम में सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन अगर संगठन इस तरह की बात कर रहा तो कोशिश रहेगी। अगर ये कोशिश में मदद मिलती है तो जितनों को मदद मिले उनका धन्यवाद, और जिसकी वजह से मिल रही है उस संगठन का धन्यवाद, क्योंकि वो जो वहां पहुंचता है वही आदमी पहुंचता है जिसका कोई नहीं होता है। नागेंद्र जी, आपकी कोई राय इस पर छोटी सी? जी राघवेंद्र जी, पूर्व में कुछ सरकारें ऐसे करती रहती हैं, जैसे वामपंथी दलों के लिए हम बात करें, जब वो बंगाल सहित कई और राज्यों में थे और लंबे टाइम तक सत्ता में रहे, तो उनमें यही समन्वय था कि कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाया करती थी। हरियाणा के संदर्भ में भी गैर भाजपाई सरकारों की जनता आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, जन सुनवाई, इस तरह के अभियान चलते रहे हैं जिनका फायदा सरकारों को मिलता रहा है। और भाजपा के संदर्भ में तो देखिए, आप लगातार पीछे बैनर फ्लैश कर रहे हैं जिसमें भाजपा का एक
टैग लाइन लिखी हुई है, संगठन गढ़े चलो। संगठन गढ़े चलो क्या है? संगठन तभी गढ़े चलो कि जब संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, तभी तो संगठन गढ़ा जाएगा और संगठन लंबे टाइम तक चलेगा। नागेंद्र जी, ये उस समय की लाइन है जब पार्टी सरकार के बाहर होती है। जब सरकार में होती है तो संगठन गढ़े चलो नहीं, फिर तो सरकार गढ़े चलो और अफसर बढ़े चलो, ये लाइन होती है। अभी तो वो लाइन जी गैर मौजूद जी है। राघवेंद्र जी, सत्ता की यही खूबी होती है कि सत्ता और कुर्सी अपनों से उस व्यक्ति को जो उस पर बैठा हुआ है उससे दूर कर देती है। ये तो सत्ता की सबसे बड़ी खूबी होती है। अब इस खूबी को कैसे दूर करके किया जाए और कैसे सत्ता कुर्सी पे बैठे लोग आम आदमी के साथ भी आम ही बने रहे, वो खास बने रहे, यही तो कवायद शायद कर रही है भाजपा इस समय जो मध्य प्रदेश में। गौरव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मुझे क्षमा करें, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं राघवेंद्र जी, बस जी। तो मैं हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोशिश है, ये कोशिश अगर कामयाब होगी तो नहीं कहते कि पूरी तरह हो, लेकिन जितनों का भी दुख दूर होगा वो सरकार को धन्यवाद करेंगे, संगठन को धन्यवाद करेंगे। लोकतंत्र में यही एजेंसियां होती है, संगठन होते हैं, फिर पार्टी जीती तो सरकार में आती है और उसमें फिर काम करने वाले लोग निकलते हैं, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल जी हो या उस समय के कप्तान सिंह सोलंकी, हम भाजपा के संगठन महामंत्री की बात करें, अभी के मोहन यादव की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। अगर ये काम करें तो जनता का दुख दूर होगा, कार्यकर्ताओं की समस्या का हल होगा और लोकतंत्र की एक यही मुझे लगता है कि खूबसूरती है कि किसी भी तरह से काम हो जाए, लोग चक्कर लगाने से बचे, रिश्वत देने से बचे, और रिश्वत भी दें तो कम देना पड़े क्योंकि बेचारे पैसे लोग बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज हमने नाम रखा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पुकार सुनेगा संगठन और सरकार। तो कब सुनेंगे देखा जाएगा। चारों मेहमानों का धन्यवाद। रमेश जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका धन्यवाद और गौरव जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।